पर एनडीए संसदीय दल ने प्रधानमंत्री के दावेदार नहीं रहे, उन्हें जबरन तीसरी बार नेता चुनते समय अमित शाह जी के शब्दों में जो परिदृश्य सामने आई, 60 वर्षों के बाद कि आदरणीय राजनाथ जी ने तीसरी बार आ रही, उनके नाम का प्रस्ताव किया। एक तुलनात्मक के बाद क्रमशः अमित शाह जी, नितिन गडकरी जी, तेलुगु देशम पार्टी के नेता चंद्रबाबू नायडू जी, जदयू के नेता नीतीश जी, एस.डी. कुमारस्वामी जी, जो लोग जनशक्ति पार्टी है उसके नेता चिराग पासवान जी, हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा के जीतराम मांझी जी, अपना दल के अनुप्रिया पटेल जी और भी कई लोगों ने, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे जी, अजित पवार जी और भी कई लोगों ने उनका अनुमोदन किया और स्वागत किया। और उसके बाद आदरणीय मोदी जी ने अपना भाषण दिया। वो भाषण अपने आप में यह बताता है कि मोदी जी नैतिक तौर पर प्रधानमंत्री के दावेदार नहीं रहे, उन्हें जबरन तीसरी बार अमित शाह जी के शब्दों में 60 वर्षों के बाद कोई सरकार तीसरी बार आ रही है। एक तुलनात्मक अध्ययन वो लोग करते थे कि नेहरू जी के बाद मोदी जी आ गए, तो थोड़ा पीछे भी जाना चाहिए कि तीसरी बार जब 62 में मोदी जी जवाहरलाल नेहरू जी आ रहे थे तो इस तरह का फैक्चर्ड मैंडेट नहीं था। देश को तत्कालीन प्रधानमंत्री पर विश्वास था। आज देश के लोग प्रधानमंत्री पर विश्वास नहीं कर रहे। ये फैक्चुअल डेटा को लोगों ने छिपाने का काम किया, जो भारतीय जनता पार्टी का अपना स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है। आज पहली बार 10 वर्षों के बाद मोदी जी मजबूर हुए एनडीए का नाम लेने के लिए। अपने पूरे संभाषण में उन्होंने एक भी बार भाजपा का नाम नहीं लिया, जो दर्शाता है कि भाजपा के नेता के तौर पर उनकी हार उनके लिए शर्म का विषय है। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि जो बीज आदरणीय वाजपेयी जी
अब स्वर्गीय है श्रद्धेय बाबा साहब ठाकरे जी, आदरणीय प्रकाश बादल जी, श्रद्धेय जॉर्ज फर्नांडिस साहब, श्रद्धेय शरद यादव जी ने जो बीज लगाया था, आज उसका ये वृक्ष है। 10 साल में पहली बार मजबूर हुए उन नेताओं को याद करने के लिए। एक बार भी नहीं कहा कि मोदी की गारंटी। उन्होंने अपने पुणे चुनाव में जो न्यूनतम 45 मिनट और लगभग 1.5 घंटा का उनका भाषण होता था, उसमें न्यूनतम 50 बार से लेकर 125 बार तक अपने नाम का उल्लेख खुद किया। मोदी ऐसा है, मोदी वैसा है, मोदी ये करता है। आज कहां गया वह सूर? उन्होंने कहा कि अब शासन सर्वमत से चलेगा, क्योंकि उन्हें मालूम है यह जीत नैतिक जीत नहीं है। यह जनादेश उनके नेतृत्व को खारिज करता है। इसलिए आज एनडीए याद आया। एक एक दल का एक एक सदस्य, चाहे जीतन राम मांझी हो, अनुप्रिया पटेल जी हो, उनको मंच पर बैठाया गया। लेकिन झारखंड से भी उनके एक पार्टनर थे, आजसू, उनके भी एक सांसद है, उनको अपमानित करने का काम किया गया। सुदेश महतो जी को मंच में नहीं बुलाया गया। यह दर्शाता है कि झारखंड के प्रति उनके मन में क्या गुस्सा है। यदि सर्वमत है, सरकार चलेगी और नीतीश जी की वहां पर उपस्थिति है, तो जातिगत जनगणना होगा या नहीं होगा, आज नीतीश जी को भी इस बात का जवाब देना होगा। और उस जातिगत जनगणना में झारखंड विधानसभा ने सर्वमत से शरणार्थ धर्म कोड को शामिल करने की मांग की गई। तो जो 9 सांसद यहां से चुनकर गए, जिसमें आजसू के भी है, उनको बताना पड़ेगा कि शरणार्थ धर्म कोड जातीय जनगणना का हिस्सा होगा या नहीं होगा। उनके साथ खड़े नीतीश जी को यह बताना पड़ेगा कि जो झारखंड विधानसभा ने सर्वमत से पारित करके प्रस्ताव भेजा है, 27% पिछड़ा वर्ग का आरक्षण, वो झारखंड को प्राप्त होगा कि नहीं होगा। मम्मी जी, ये क्यों कर रहे हो? बेटा, एक से दिखोगे तो एक साथ खेलोगे। ये क्या लॉजिक है? ये मम्मी का मैजिक है। मम्मी जी, आरती। ओए हीरो, इधर आ। जीतेगा जीतेगा इंडिया, जीतेगा 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 इंडिया, जीतेगा। अब हर मम्मी का मैजिक है टीम इंडिया के साथ। ये सबका ड्रीम है, ड्रीम 11। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें। वहां पर शामिल चंद्रबाबू नायडू जी को बोलना पड़ेगा कि सीएए, एनआरसी लागू होगा या नहीं होगा, क्योंकि आपके मैनिफेस्टो में आपने इसको खारिज किया।
ये ऐसे सवाल है जिससे आप भटक नहीं सकते। मोदी जी इतना घबराए हुए थे, उनको यह तक कहना पड़ा कि हमारे ही पार्टी में कुछ फ्रॉड लोग हैं जो शायद बता रहे कि कौन मंत्री बनेगा और किनका विभाग होगा। आप लोग उस झांसे में मत आइएगा। उन्होंने अपने मुंह से कहा, उन्होंने कहा कि जिनको बनाना होगा वो मोदी को यदि पहचानता है तो जानता है कि मोदी किसी को बताता नहीं। मतलब हम लोग एक कहानी सुने थे ना, उनका जो आज पूरा संभाषण हुआ, कहीं तो गोता लगाते दिखे, तुरंत नजर आया कि अरे हम तो गर्त में पहुंच गए, उठना है। फिर से उस तरह की बातें, विपक्षहीन। फिर से समझ जाते थे। एक वाक्य में उन्होंने कहा कि हमने किसी से पूछा कि कल किसकी सरकार थी, तो उसने कहा एनडीए की सरकार थी। हमने पूछा कल किसकी सरकार बनेगी, तो बोला एनडीए की बनेगी। और हम लोग पिछले 10 वर्षों से क्या सुनते आए थे? ये मोदी की सरकार है, ये मोदी की गारंटी है। कहां गया वो अहंकार? क्या अब मोदी की सरकार नहीं रहेगी? मोदी जी आज बार बार एनडीए की सरकार, एनडीए की सरकार। क्या यह पराजय नहीं है? व्यंग तो ऐसे करते हैं कि जैसे 272 तो उनके बाएं हाथ का है। हम लोग उनको शुभकामना इस शर्त के साथ देते हैं कि आप संसद के पहले अधिवेशन में आप सरना धर्म कोड और 27% ओबीसी आरक्षण पर अपना मुहर लगवाइए संसद का। दूसरा, अग्निवीर को समाप्त कीजिए, इस योजना को समाप्त कीजिए। तीसरा, जो लगभग 50 लाख रेलवे सहित बैंक के और अन्य सरकारी दफ्तरों में जो नौकरियां रिक्त है, बिना आवेदन शुल्क लिए उन नौकरियों के लिए आप विज्ञापन प्रकाशित कराएं, क्योंकि आपने कहा है कि रोड मैप तैयार है। रोड मैप का ये 3 प्राथमिकता होना चाहिए। और चौथा, महंगाई को कम कीजिए। जीएसटी का पैसा राज्यों को दीजिए। कि उन्होंने एक नया शब्द गढ़ा है, कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, मतलब प्रतिद्वंदी माने जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, जो संघीय ढांचे का जो स्ट्रक्चर है,
उसमें आपस में प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। तो आपस में प्रतिस्पर्धा के लिए जो गैर भाजपा या एनडीए शासित राज्य है उनको भी समान अवसर मिलना चाहिए, उनकी भी बातें सुननी चाहिए, उनके भी अधिकार की रक्षा होनी चाहिए। क्योंकि अब बहुत जल्द आपके एनडीए का अंतर्द्वंद आपके समक्ष खड़ा होगा। नीतीश जी तो आज इतना समर्पण भाव तो हमने देखा ही नहीं कभी कि बिहार में थोड़ा सा धोखा चला। आज अपने संबोधन के बाद उनकी उम्र तो शायद प्रधानमंत्री से ज्यादा होगी, उनके पैर छूने को वो नजर आने लगे। कोई उनका भी फाइल तैयार है क्या? कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में अब आईटी, सीबीआई और ईडी की गाड़ियां क्या उड़ीसा में रहेंगी, उत्तर प्रदेश जाएंगी, मध्य प्रदेश का दौरा करेंगी, राजस्थान गुजरात में भी जाएगा। ये होगा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। उसमें भी प्रतिद्वंदिता होनी चाहिए कि ईडी कहां कहां सबसे ज्यादा करेगा। क्योंकि आज बहुत स्पष्ट संकेत आ गए आगामी 5 साल का। यह सरकार आपसी अंतर्द्वंद में ज्यादा दिनों तक टिकेगी नहीं और खुद ही इस सरकार का पतन बहुत जल्द निश्चित है। धन्यवाद। ईडी वाला मंत्रालय लेने के लिए ऐसी खबर आ रही है, कई सारे दल जो है ईडी वाला मंत्रालय लेना चाहते हैं, वित्त मंत्रालय। क्या लगता है किसको मिलना चाहिए? हमको तो लगता है कि विष्णु अग्रवाल जी से पूछकर निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी इस पर फैसला करेंगे, क्योंकि उन्होंने ईडी को जिस प्रकार से सेना की जमीन के मामले में गिरफ्तार होने के बाद वित्त मंत्रालय के भारप्राप्त मंत्री को कुछ दस्तावेज सौंपे हैं, तो उसमें उनकी सलाह बहुत काम आएगी। राजा बीजेपी कह रही है कि ऐसा देश में पहली बार हो रहा है कि विपक्ष हारने के बाद भी जश्न मना रही है। जो ये बातें कह रहे हैं उनसे पूछिए ना, क्या वो जीत गए? आज क्यों मोदी जी को कहना पड़ रहा है कि कल भी एनडीए था, आज भी एनडीए है? क्यों मोदी जी ने आज जिस सेंट्रल हॉल से वो वॉकआउट करके सेंट्रल विस्ता में गए, क्यों लौट के आना पड़ा सेंट्रल हॉल? आपने ऐसी सदन क्यों बनाई जहां दोनों सदन एक साथ ना बैठ पाए? क्या आपने आज स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहे थे? क्या स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सेंट्रल विस्ता का 2 सदन अलग अलग होगा और कोई भी ज्वाइंट सेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहां कोई सेंट्रल हॉल है ही नहीं। ये बातें उनसे पूछिए।
दादा एक सवाल है, नायडू के नेता आज कह रहे हैं कि आंध्र प्रदेश में मुस्लिम का जो आरक्षण चल रहा है वो लागू रहेगा, तो इस पर जो स्टैंड है बीजेपी का पहले का, उस पर क्या हो? नहीं, मोदी जी ने तो गुजरात में भी दे रखा है। ये तो चुनाव के समय हिंदू मुसलमान करके वोट पाने का है। वहां तो जो पिछड़ापन का जो समस्या है उसमें मुस्लिम आरक्षण है। ये तो बोलते एक है, दूसरा करते कुछ और है। इन्होंने कहा था कि अकबर भाई के यहां से मेरे लिए सेवैया और बिरयानी आता था, हम तो उसी को खा के आगे बढ़े। फिर बोलते हैं ज्यादा बच्चा पैदावार करने के लिए मुसलमानों को मंगलसूत्र छीन कर दे दिया जाएगा। अरे इनमें कोई विश्वसनीयता थोड़ी है। इसलिए ये हाथी के दांत और है, दिखाने वाले और खाने वाले और। दादा नीतीश कुमार ने बिहार के बारे में बोला कि बिहार का जो मांग है उसको प्रधानमंत्री पूरा करे, उसमें विशेष पैकेज मुफ्त है। आसू पार्टी में विशेष राज्य के दर्जा की मांग को लेकर झारखंड में बहुत आंदोलन कर चुकी है। आप आसू पार्टी से अपील करेंगे कि प्रधानमंत्री से वो विशेष? अब जिसका नेता को डायस तक में नहीं रखा, वो पार्टी हम लोग झारखंड के बारे में क्या तकदीर फैसला करेगी? और नीतीश जी ने तो कमल लेके जो अपना मुंह बिगाड़ा था, आज तो देखे पैर छू रहे थे। तो कौन सा स्पेशल पैकेज मिल जाएगा बिहार को? वो दे रहे थे ना, कितना करोड़, इतना दो, उतना दो, इतना दो, करते करते क्या हुआ? ये लोग सिद्धांत विहीन लोग हैं। यही नीतीश जी ने फडणवीस जी को अलग किया था, शरद यादव को अलग किया, और उसको आज याद कर रहे थे मोदी जी, और नीतीश जी वहां बैठ के दांत चिंघाड़ रहे थे।